हेलो एंड वेलकम बैक। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इसी चैप्टर के पार्ट 1 जो था उसमें आधा टॉपिक लगभग कवर कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम इसी से कंटिन्यू करेंगे और जो हमारे आधे बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। आई होप कि अभी तक मैंने जितना इस चैप्टर में आप लोगों को समझाया है वो आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत आ रही है तो फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फिनिश कर सकूं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? क्या आप लोग रेडी हैं? तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने एसिड और बेसिस के बारे में ही पढ़ा है। हमको उसके स्ट्रेंथ के बारे में पता लगना है कि वो कितना पावरफुल एसिड है या फिर कितना पावरफुल बेस है। वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस। हम लोग जानते हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर्स का यूज करके किसी भी एसिड या बेस में अंतर पता लगाया जा सकता है। वी हैव आल्सो लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस इन सॉल्यूशन। और इसके पिछले वाले सेक्शन डाइल्यूशन जहाँ पे हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि वाटर बहुत ज़्यादा होता है और एसिड या बेस का अमाउंट कम लिया जाता है। तो जब कोई भी एसिड या बेस को डाइल्यूट किया जाता है तो फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन घटता है। एसिड में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटता है और बेस में हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटता है। कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। तो क्या हम लोग एकदम क्वांटिटेटिवली यानी कि ये पता लगा सकते हैं कि ये जो आयंस है वो कितना ज्यादा प्रेजेंट है किसी भी एसिड या बेस में? कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग ए गिवन एसिड और बेस इज। क्या हम लोग ये लगा सकते हैं कि कोई भी एसिड जो हमको दिया गया है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ ए यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। तो हाँ, हम लोग ऐसा कर सकते हैं एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से, जो कि एक बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ए सॉल्यूशन। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है कि एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो कि अपना कलर चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। यानी कि जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयंस वैसा कलर देगा, जितना कम उसके हिसाब से अपना कलर देता है ये। ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड। तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए एक स्केल डेवलप किया गया है जिसको पीएच स्केल कहा जाता है। द पी इन पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन, मीनिंग पावर। और यहाँ पर जो पीएच का पी है उसका मतलब होता है, मतलब जर्मन में इसका मतलब है पोटेंस, और अगर हिंदी में नहीं इसका बात किया जाए तो पावर, यानी कि कोई भी चीज कितना पावरफुल है। ये हम लोग कहते हैं ना कि जैसे कि ये आदमी इतना पावरफुल है, वो आदमी इतना पावरफुल है, तो वैसे ही इसमें जो पी है वो यही बताता है कि कोई एसिड कितना पावरफुल है या कोई बेस कितना पावरफुल है। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14। तो 0 to 14 यानी कि कोई भी सबस्टांस बहुत ज्यादा एसिडिक है या फिर बहुत ज्यादा बेसिक है तो उसका हम पीएच आराम से पीएच स्केल पे मेजर कर सकते हैं। पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज ए नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन। तो पीएच बेसिकली एक नंबर आप कह सकते हो जो कि हमको ये बताएगा कि वो जो सबस्टांस है वो कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन का मतलब हाइड्रोजन आयन ही है। तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा उसका पीएच वैल्यू उतना ही कम होगा। द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। और किसी भी न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच होता है 7। वैल्यू लेस देन 7 ऑन पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सोल्यूशन। और अगर कोई भी सॉल्यूशन है जिसका पीएच 7 से कम है, इसका मतलब वो एसिडिक सॉल्यूशन है। As the pH value increases from 7 to 14, it represents an increase in OH minus concentration in the solution, that is increase in the strength of alkali। तो अगर कोई मतलब पीएच है जो कि बढ़ रहा है, जैसे कि 7 से कोई भी सबस्टांस का पीएच बढ़ रहा है, यानी कि वो ये बता रहा है कि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कि वो जो बेस है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बेस में ही ज्यादा होता है, तो वो बेस का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हो रहा है।
जैसे ही पीएच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका बेसिक नेचर आता जाएगा और वो उतना ही पावरफुल बेस बनेगा। जनरली पेपर इम्प्रीग्नेटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज फॉर मेजरिंग पीएच। और पीएच को मापने के लिए एक पेपर यूज किया जाता है जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ मिला हुआ रहता है, जिसपे जिसके हिसाब से अगर हम लोग उसमें एसिडिक सॉल्यूशन डालें उस पे डालेंगे या फिर बेसिक उस पे डालेंगे तो वो अपने हिसाब से उसका कलर देता है और हमको बताता है कि इस सब्सटेंस का पीएच कितना है। तो यहाँ पे एक इमेज दिया गया है जिसके मदद से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग। कब एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है? जब वो 7 से 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि घट रहा है। तो हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ा है इसीलिए एसिडिक नेचर काफी ज्यादा है और ये 7 से कम वाले पीएच का होता है। और उसके बाद में 7 पे आता है हमारा न्यूट्रल, जो कि जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों इक्वल होंगे, इसीलिए वो न्यूट्रल है। बेसिक नेचर इंक्रीजिंग, और देखिए 7 के बाद जो ये 14 तक जा रहा है मतलब इसका बेसिक नेचर बढ़ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन घटते 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 इतना कम हो गया है और ये हाइड्रोक्साइड आयन का कंसेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रहा है। और यही चीज है पीएच स्केल, इससे हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। और उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए ये पीएच स्केल का जो कह सकते हैं आप पेपर दिया हुआ है, जिसमें कि 2-3 सबस्टांसेस के पीएच हम लोग को यहाँ पे दिया गया है। इसमें से एक है गैस्ट्रिक जूस, इसका 1.2 होता है और इसका पीएच पे कलर आता है पीएच स्केल पे लग थोड़ा सा ऑरेंज रेड टाइप का। और लेमन जूस भी ऑरेंज येलो टाइप में आता है। और प्योर वाटर, इसका कलर प्योर ग्रीन होता है जिसका पीएच होता है, सॉरी यहाँ पे प्योर वाटर जिसका 7 होता है, लेकिन प्योर ब्लड है तो यानी कि उसका 7.4 हो जाता है ब्लड का पीएच, यानी कि ब्लड हमारा बेसिक नेचर का होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एक माइल्ड बेस है, इसका पीएच 10 है और इसका पीएच स्केल पे इसका कलर आ रहा है ग्रीन ब्लू टाइप का। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक पावरफुल बेस है, इसका कलर आ रहा है ब्लू और इसका पीएच होता है 14, यानी कि ये देखिए 14 यानी कि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है इसलिए एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और अब ये वाला पार्ट मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है। अब हम नहीं नहीं अभी ये भी टॉपिक कवर करना है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयन प्रोड्यूस। और कोई भी अगर एसिड है या बेस है, तो एसिड है तो उसमें जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, और बेस में जितना ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन उतना पावरफुल बेस। इफ यू टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसेंट्रेशन से 1 मोलर, देन दिस प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अगर हम लोग 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 मोल एसिटिक एसिड लेते हैं, मोल क्या होता है आप लोगों ने 9th क्लास में अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, वरना मोल आप कह सकते हैं कोई भी एक यूनिट है जिससे किसी भी सबस्टांस की अमाउंट को मेजर किया जाता है। तो 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 मोल एसिटिक एसिड को लेंगे और अगर उनको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड देगा। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H प्लस आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एसिड्स दैट गिव्स लेस H प्लस आयंस आर सेड टू बी वीक एसिड्स। तो यहाँ पे दिया गया है कि एसिड जो ज्यादा H प्लस आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा वाटर में, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो जितना कम हाइड्रोजन आयन देगा उतना ही वीक एसिड होगा। कैन यू से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसेस आर? तो अब हम लोग इसके हिसाब से कह सकते हैं कि बेसेस जो कि ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस देंगे वो हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग बेसेस, और जो कम हाइड्रोक्साइड आयंस देंगे वो हो जाएंगे वीक बेसेस। तो यहाँ पे होता है ये हमारा पीएच वाला टॉपिक। नहीं, पीएच वाला टॉपिक खत्म नहीं हुआ, उसका एक पार्ट खत्म हुआ है, द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब पीएच का इम्पोर्टेंस हमारे एवरीडे लाइफ में भी है, कैसे है सो देखते हैं। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? क्या प्लांट्स और एनिमल्स पीएच के प्रति संवेदनशील है? तो आइए इसका मतलब समझते हैं। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। तो हमारा जो बॉडी वो 7 से 7.8 के पीएच पर अच्छे से काम करता है, और ये एक रेंज है जहां पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। When pH of rain water is less than 5.6, it is called acid rain। और अगर रेन वाटर का pH 5.6 है से कम है तो उसको एसिड रेन कहा जाता है। और when acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of the river water। और जब ये एसिड रेन नदियों में जाकर मिलता है तो नदी के पानी का भी pH घटा देता है, या फिर कहो कि नदी के पानी को भी हल्का एसिडिक कर देता है। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट।
और इसीलिए जो एक्वेटिक जलीय जीव हैं जो पानी में नदियों में रहते हैं उनके लिए ये काफी खतरनाक वाला बात है, क्योंकि जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे एसिड बन जा रहा है, तो उनको सांस लेने में काफी तकलीफ होती है और वो काफी ज्यादा अमाउंट में डेड पाए जाते हैं। एसिड्स इन अदर प्लेनेट, तो ये अच्छी बात है कि एसिड दूसरे प्लेनेट पे भी मौजूद है। द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस इज मेड अप ऑफ थिक white एंड yellowish क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डू यू थिंक लाइफ एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट? तो जो वेनस है, जो हमारा पृथ्वी से पहले आता है सोलर सिस्टम में, वो जो ग्रह है उस पर जो क्लाउड्स होते हैं यानी बादल है वो व्हाइट और येलो कलर के होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से बने होते हैं। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है? तो मेरे ख्याल से तो वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? हमारे घर के पीछे वाले में जो सॉइल है उसका पीएच क्या है? मैंने तो कभी मेजर नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ पे कुछ प्लांट्स अभी अच्छे से हुए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से उनका पीएच लगभग ठीक ठाक ही होगा। प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। और मेरे ख्याल से मेरे बैकयार्ड में जो सॉइल है वो अच्छे पीएच वाले हैं, मतलब ठीक ठाक पीएच वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो हुए हैं। और यहाँ पे यही चीज़ दिया गया है कि प्लांट्स को अच्छा एक स्पेसिफिक पीएच रेंज के बीच में ही ग्रो करने अच्छा से वो ग्रो हो पाता है, वरना अगर पीएच ज़्यादा या कम है तो वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड चेक पीएच इन द मैनर डिस्क्राइब्ड बिलो इन एक्टिविटी 2.12। तो एक्टिविटी 2.12 यहाँ पे दिया गया है, जिसकी चर्चा हम लोग एक्टिविटी सीरीज में करेंगे। और बाकी आगे पार्ट पे चलते हैं। एल्सो यू कैन नोट डाउन विच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल। तो ये एक्टिविटी का काम है, वो हम लोग बाद में करेंगे। अभी बस इतना समझिए कि ये जो सॉइल का पीएच की बात कर रहा है, तो कुछ सॉइल का पीएच होता है न्यूट्रल, जिसपे अच्छे से प्लांट ग्रो कर पाता है। और अगर कहीं पर का भी सॉइल अगर कुछ ज्यादा ही एसिडिक हो गया है तो वहां पे प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, और उसको ठीक न्यूट्रल करने के लिए सॉइल को उसमें कुछ बेस मिलाया जाता है, जो कि जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेस का यूज करके वहां पर के सॉइल को न्यूट्रल कर दिया जाता है, ताकि वहां पे प्लांट्स अच्छे से उग सके। और अगर कहीं का कुछ ज्यादा ही बेसिक सॉइल हो जाता है तो उसको भी मतलब न्यूट्रल बनाने के लिए किसी एसिड का वहां पे छिड़काव किया जाता है, ताकि वो दोनों आपस में रिएक्ट करके कैंसिल हो जाए और वो जो सॉइल है वो हमारा न्यूट्रल हो जाए, ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। तो अब हमारा अगला टॉपिक है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। It is very interesting to note that our stomach produces हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये बात हम सभी को पता है कि हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमक। और ये हमारे फूड डाइजेशन में काफी ज्यादा हेल्प करता है, लेकिन हमारे पेट को बिना हार्म किए हुए, बिना नुकसान पहुंचाए हुए। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टोमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। और जब इनडाइजेशन होता है, अनपच होता है, तो हमारे पेट में कुछ ज्यादा ही ये एसिड रिलीज होने लगता है, इसी कारण हम लोग को दर्द होता है और इरिटेशन होता है। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूजेस बेस कॉल्ड एंटासिड। और इस पेन को कम करने के लिए, ठीक होने के लिए यूज किया जाता है एंटासिड, जो कि माइल्ड बेस होते हैं, एडिबल बेस होते हैं। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। और ऐसा ही हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ऐसा एक टॉपिक था जिसमें कि पूछा गया था हमसे कि एसिडिटी में क्या लेना चाहिए। तो उस टाइम हमने देखा था कि बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन लेना चाहिए था, उसमें ऑप्शन में वही था, क्योंकि वो भी एक माइल्ड बेस ही है। दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। और ये जो एंटासिड लेते हैं वो जो पेट में रिलीज हुआ एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमको आराम मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ए माइल्ड बेस इज ऑफ्टन यूज फॉर दिस पर्पज। वहां पे इसका ऑप्शन नहीं था, वरना मैं इसी का नाम लेने वाला था, क्योंकि ये काफी ज्यादा लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही यूज करते हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। तो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है हमारा पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। यानी कि पीएच बदलने की वजह से दांत सड़ता है, कैसे, वो अभी हम लोगों को देखना है। तो शुरू करते हैं ये वाला टॉपिक। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। यानी कि माउथ का पीएच 5.5 से कम जाता है तो टूथ डीके शुरू हो जाता है। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट ए क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। यानी कि जो हमारा टूथ इनेमल है वो
कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट का ही एक फॉर्म है, जो कि हार्डेस्ट सबस्टांस इन द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी का सबसे कठोर सबस्टांस दांत ही है, सॉरी दांत नहीं, टूथ इनेमल। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, बट इज corroded व्हेन द pH इन द माउथ इज बिलो 5.5। लेकिन ये खराब होना शुरू कब हो जाता है, जब माउथ का pH 5.5 से घट जाता है। क्यों? बिकॉज बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद हमारे दांत में या फिर मुंह में जो कुछ हल्के फुल्के पार्टिकल्स बच जाते हैं, तो उनको ब्रेक डाउन करने का काम ये जो बैक्टीरिया करता है, तो वो एसिड रिलीज कर देता है माउथ में, जिसकी वजह से माउथ का pH 5.5 से नीचे आता है। इसी की वजह से टूथ डीके शुरू हो जाता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। और इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि खाना खाने के बाद मुंह को अच्छे से धोएं, मुंह को अच्छे से साफ करें। यूजिंग टूथपेस्ट which are generally basic for cleaning the teeth can neutralize the excess acid एंड प्रिवेंट टूथ डीके। यानी कि जो टूथपेस्ट होते हैं जो कि जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, उनका यूज करना चाहिए अपने दांतों को ब्रश करने के लिए, साफ करने के लिए, जो कि ये जो एक्सेस एसिड जो हमारे माउथ में आ जाता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हम लोगों को टूथ डीके से बचाता है। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। यानी कि केमिकल का यूज करके सिर्फ हम ही नहीं बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स भी खुद को सेफ रखते हैं। कैसे, वो देखते हैं। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय ए हनी बी? काफी खतरनाक क्वेश्चन है। क्या आपको कभी किसी मधुमक्खी ने काटा है? मुझे तो मधुमक्खी ने नहीं, लेकिन ऐसे टाइप की कीड़े ने काटा है। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। और ये जो हनी बी है, ये जब काटता है तो ये एक अपना जो ये स्टिंग, इसका जो इसका कांटा रहता है उसमें एक क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड रहता है मेरे ख्याल से, जो कि हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है और वहां पे जहाँ पे ये कांटा रहता है काफी ज्यादा पेन और इरिटेशन होता है। यूज ऑफ ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। यानी कि माइल्ड बेस, अगर बेकिंग सोडा जैसा बेस को लेके उस एरिया जहाँ पे उसने काटा है वहां पे घसेंगे तो फिर आराम मिलता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथानोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। और ये जो नेटल लीव्स एक प्लांट होता है जो कि हमारे बॉडी में मिथानोइक एसिड इंजेक्ट कर देता है, जो कि जिसके वजह से हमको काफी ज्यादा पेन होता है, ऐसा लगता है कि वहां पे जल गया है, ऐसा टाइप का पेन होता है। आगे क्या दिया है? आगे भी यही है, नेटल के बारे में ही है। नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस, यानी कि नेचर में न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन पहले से ही दिए जाते हैं। यानी कि कोई अगर एसिड है जिससे हमें खतरा है तो बेस भी उसी के पास मौजूद होता है, जो कि उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो देखते हैं कैसे। नेटल इज ए हर्बेसियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड। ये एक हर्ब कैटेगरी का प्लांट है, यानी कि बहुत ही छोटा साइज का प्लांट होता है, जो कि जंगल में जनरली पाया जाता है। इट्स लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर। और इसके कोने कोने से जो देख रहे हैं आप, कांटेदार ये जो स्ट्रक्चर है, इसी में होता है मिथानोइक एसिड विच कॉज पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली। और ये जब हमारे बॉडी पार्ट में टच होता है तो काफी ज्यादा मतलब पेनफुल यानी दर्द देता है। दिस इज ड्यू टू द मिथानोइक एसिड सेक्रेटेड बाय देम। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग मिथानोइक एसिड, सॉरी ये लोग नहीं, ये पत्तियां के कोने जो है वो मिथानोइक एसिड सेक्रेट करते हैं और ये ही हमारे बॉडी में आ जाता है तो काफी ज्यादा दर्द होता है। ए ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विथ द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट विच ऑफ्टन ग्रोज बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड। और इसका सॉल्यूशन जो है वो कि उसके बगल में ही, नेटल के बगल में एक डॉग प्लांट नाम का एक प्लांट होता है, जिसके पत्ती को अगर हम उस एरिया पे जहाँ पे वो नेटल का स्टिंग लगा है हमको, वो अगर रब करते हैं वहां पे तो हमको रिलीफ मिलता है, यानी आराम मिलता है। कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट? तो क्या हम लोग इससे डॉग प्लांट का नेचर पता कर सकते हैं? बिल्कुल भाई, मिथानोइक एसिड था नेटल में, इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देता है डॉग प्लांट, यानी कि उसमें ये डॉग प्लांट जो है वो बेसिक नेचर का ही होगा। So next time you know what to look out for you if you accidentally touch a nettle plant while trekking। और जब हम लोग ट्रेकिंग यानी घूम रहे हैं कहीं पे, मान के चलो किसी जंगल में, और हम लोग को ये नेटल प्लांट टच हो जाता है तो उस टाइम हमको उसके आसपास में इलाज ढूंढने के लिए ये नॉलेज काम आ सकती है। आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज फॉर सच स्टिंग्स?
ओहो, क्या आप लोगों को ऐसे ही कुछ और भी मतलब ट्रेडिशनल यानी कि जो नेचर में ही इलाज है उनके बारे में पता है? मुझे तो सोचना पड़ेगा, बाद में सोचेंगे। फिलहाल चलते हैं। ये यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, काफी यूजफुल और काफी अच्छा बॉक्स बना हुआ है। इसमें नेचुरल सोर्स यानी कि जो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि और भी कुछ इलाज है क्या, तो फिर इलाज तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ नेचुरल सोर्स है यानी कि जिसमें एसिड पाया जाता है। नेचर में भी कुछ बहुत सारे ऐसे चीजें, लगभग सारे नहीं लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसमें कि एसिड या बेस कुछ भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ऐसे सोर्स का नाम दिया गया है जिसमें कि एसिड प्रेजेंट होता है। ये आप लोगों को अगर याद करना हो तो याद कीजिए, वरना सिर्फ देख के पेज पलटिए। तो हमारा अगला टॉपिक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है, मोर अबाउट सॉल्ट्स। यानी कि अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ा, अब सॉल्ट्स की बारी है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सॉल्ट होता क्या है। तो इन द प्रीवियस सेक्शंस वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शन। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो पिछले सेक्शन में हमने देखा कि जब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता था, या फिर बेस कोई मेटल के साथ रिएक्ट करता था, या फिर मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो गया, तो उसमें देखते थे कि कोई ना कोई साल्ट बन रहा था। ठीक है, तो उसी के बारे में अब हम लोग को ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। और साल्ट क्या होता है कि जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो फिर वो दो चीज बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो उसी सॉल्ट के बारे में डिस्कस करना है हमको। तो ये टॉपिक है हमारा फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सॉल्ट्स दिए गए हैं, और मेरे ख्याल से इसमें हम लोग को करना क्या है कि ये जो सॉल्ट्स दिए गए हैं उन एक कैटेगरी में लिखना है कि कौन सा सॉल्ट किस फैमिली का है। तो ये वाला काम हम एक्टिविटी सीरीज में कर लेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अगले टॉपिक पे, पीएच ऑफ सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स के पीएच का बात करें तो यहाँ पे सॉल्ट्स का पीएच के ऊपर भी एक एक्टिविटी है जिसको हम लोग एक्टिविटी सीरीज में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ थ्योरी वाला पार्ट है उसको कम से कम देख लेते हैं। सॉल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ पीएच वैल्यू ऑफ 7। तो ये जानकारी काफी यूजफुल है। अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराया जाता है तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो न्यूट्रल होगा और उसका पीएच वैल्यू 7 होगा। On the other hand, salts of a strong acid and weak base are acidic with pH value less than 7। यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, उनका न्यूट्रलाइजेशन कराया जा रहा है तो उनका जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा, उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। और वहीं पे दोज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड बेसिक इन नेचर विथ पीएच वैल्यू मोर देन 7। और वहीं पे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के जगह पे स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाए और वीक एसिड को लिया जाए तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा और उसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा। तो ये एक्टिविटी वाले काम हम लोग एक्टिविटी सीरीज में करेंगे। तो चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। यहाँ पे कॉमन साल्ट का मतलब क्या है, NaCl। सॉरी ये मेरे से अच्छा से नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग समझदार है, समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने NaCl लिखा है, सोडियम क्लोराइड। By now, you have learnt that the salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide is called sodium chloride। तो अभी तक हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा है उसमें हम लोगों ने ये जरूर पढ़ा है कि जो सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से बनता है उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। दिस इज द सॉल्ट दैट यू यूज इन फूड। और ये वही नमक है जिसका यूज हम लोग खाने में करते हैं। You must have observed in the above activity that this is a neutral salt। यानी कि जो above एक्टिविटी तो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन हम लोगों ने इतना जरूर पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो दोनों स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट बनेगा वो तो न्यूट्रल ही होगा। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट। और जो समुंदर का पानी यानी समुद्र का पानी होता है उसमें काफी ज्यादा सॉल्ट्स होते हैं वो घुले हुए। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स। और सोडियम क्लोराइड भी मतलब इन्हीं सॉल्ट से सेपरेट यानी अलग किया जाता है सी वाटर से निकाल के। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड्स फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और क्या होता है, कभी कभी समुद्र के पानी के अलावा कहीं कहीं पे इनके डिपॉजिट्स यानी कि जमाव इनका पाया जाता है, इनका भंडार होता है जो कि सॉलिड साल्ट का होता है। और ये दुनिया के अलग अलग जगहों अलग अलग पार्ट्स में अवेलेबल है। दिस लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफ्टेन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज।
और ये जो सॉलिड डिपॉजिट जहाँ पे पाए जाते हैं ये इम्प्योरिटीज के कारण ब्राउन कलर के जनरली होते हैं। दिस इज कॉल्ड रॉक साल्ट और इसी को रॉक साल्ट कहा जाता है। बेड्स ऑफ रॉक साल्ट वेयर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बाइगोन एजेस ड्राई अप। यानी कि ये जो रॉक साल्ट है इनके डिपॉजिट्स बन गए कब, मतलब क्यों बने, क्योंकि जब ये जो सीज ऑफ बाइगन यानी कि बैगोन का समुद्र, बैगोन समय का मतलब बैगोन यानी कि जो बीते हुए समय है यानी कि युग है, एजेस यानी युग, उनके टाइम के जो समुद्र जो सूख गए उनके कारण ये डिपॉजिट्स बन जाते हैं। रॉक साल्ट इज माइंड लाइक कोल और रॉक साल्ट की भी माइनिंग की जाती है जैसे कि कोल की माइनिंग की जाती है। जैसे कि कोयले के खदानों में से कोयला को निकाला जाता है, वैसा ही नमक के खदानों में से, ये रॉक साल्ट के खदानों में से रॉक साल्ट को निकाला जाता है। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च। और महात्मा गांधी के दांडी मार्च के बारे में भी हम लोगों ने एसएसटी में जरूर पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी। डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वाज सच एन इम्पोर्टेंट सिंबल इन आवर सिंबल ऑफ फ्रीडम। तो हम लोग, अगर आप लोगों ने दांडी मार्च के बारे में पढ़ा होगा तो आप लोग ये भी जानते ही होंगे कि वो सोडियम क्लोराइड यानी कि ये नमक कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट सिंबल था हमारे फ्रीडम के स्ट्रगल में। गांधी जी ने इसी का यूज करके काफी लोगों को यूनाइट किया था ताकि अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग फाइट कर सके, वैसे फाइट ना कर सके, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कर सके, कि महात्मा गांधी तो नॉन वायलेंस को पूछते थे ना। तो चलिए बातें खत्म करते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक कॉमन साल्ट ए रॉ मटेरियल्स फॉर केमिकल्स। यानी कि ये जो हमारा कॉमन साल्ट है, ये जो NaCl सोडियम क्लोराइड है, ये बाकी बहुत सारे केमिकल्स के लिए रॉ मटेरियल्स यानी कि कच्चे माल का काम करता है। कैसे, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। द कॉमन सॉल्ट thus obtained is an important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि ये जो नमक हम लोग जो यूज करते हैं, ये जो सोडियम क्लोराइड है, वो सिर्फ सोडियम क्लोराइड एस अकेले ही नहीं बल्कि वो एक रॉ मटेरियल का काम करता है बाकी इंपॉर्टेंट केमिकल्स जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और ऐसे बहुत सारे केमिकल्स में। Let us see how one substance is used for making all these different substances। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इस एक यानी कॉमन साल्ट का यूज करके इतने सारे अलग अलग टाइप के मटेरियल्स बनाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं, स्टार्टिंग है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से। तो ये क्या होता है, एक बेस होता है, हाइड्रोक्साइड लगा यानी कि बेस ही होगा ना। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine। ब्राइन क्या होता है कि जब सोडियम क्लोराइड aqueous solution यानी कि पानी में डिसॉल्व कर दिया जाता है तो उसको ब्राइन कहा जाता है। और जब इसे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद ये डिकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर अल्कली प्रोसेस बिकॉज द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रोसेस का नाम क्लोर अल्कली प्रोसेस है क्योंकि दो चीज यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्लोरीन जिसके लिए क्लोर शब्द यूज किया गया है और अल्कली यानी कि वाटर सोल्यूबल बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। और एक और चीज यहाँ पे प्रोड्यूस होता है जो कि तीसरा प्रोडक्ट है हाइड्रोजन गैस। और इसका इक्वेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिया गया है। और ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है 2NaCl, वो भी एक्वस यानी कि पानी में घुला हुआ, प्लस 2H2O यानी कि वाटर है, मतलब पानी में घुला होगा तो वाटर तो होगा ही ना। और उसके बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया तो हमको मिलता है NaOH यानी कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी एक्वस फॉर्म में, Cl2 यानी क्लोरीन गैस और H2 यानी हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड यानी पॉजिटिव वाला जो साइड है उस पे हमको मिलता है, पॉजिटिव वाला जो बैटरी कनेक्टर रहता है उस पे हमको मिलता है एनोड पे क्लोरीन गैस, और जो निगेटिव वाला है यानी कैथोड है उस पे मिलता है हमको हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है वो भी कैथोड के बगल में बनता है। द थ्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। और ये जो तीनों प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं तीनों के तीनों हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। फिगर 2.8 शोज डिफरेंट यूजेस ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। और देखिए इसके नीचे एक फिगर आने वाला है जो कि हमको सारा चीज क्लियर कर देगा कि इनका यूज भी काफी हद तक बहुत सारी चीजों में होता है। तो ये जो डायग्राम है इसमें क्लोर अल्कली प्रोसेस दिखाया गया है कि कैसे यहाँ पे ब्राइन को अंदर भेजा गया यहाँ पे, और फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, ये जो एनोड और कैथोड लगाए गए हैं, और यहाँ पे एनोड के बगल में एक मतलब ट्यूब निकाल दिया गया जिससे क्लोरीन गैस बाहर निकलता है।
इसका यूज वाटर ट्रीटमेंट यानी पानी को ट्रीट करने के लिए, कहीं भी थोड़ा सा मतलब खराब वाटर है तो उसको एकदम पीने लायक बना देता है ये क्लोरीन। स्विमिंग पूल्स को साफ करने के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये जो पॉलीथीन होते हैं इन सब में भी इनका यूज किया जाता है क्लोरीन का। पेस्टिसाइड्स में भी यूज किया जाता है क्लोरीन का। और कैथोड पे हमको मिलता है हाइड्रोजन, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है फ्यूल्स के लिए, एमोनिया बनाने के लिए, फर्टिलाइजर के लिए। तो इन सब में हाइड्रोजन का भी यूज होता है। और ये जो हमको तीसरा जो मेन प्रोडक्ट है जिसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी यूज होता है मेटल के डिग्रीजिंग में, सोप्स बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में, पेपर बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर, इन सभी चीजों में इनका यूज होता है। आई होप कि आप लोगों ने अभी तक का टॉपिक, ये वाला टॉपिक अच्छे से समझा होगा, क्योंकि इसमें डायग्राम भी बना है, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो एनोड कैथोड है इन दोनों को सेपरेट किया गया है, एक जो ये क्या बोलते हैं मेम्ब्रेन से दोनों को सेपरेट किया गया है। इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फॉर द क्लोर अल्कली प्रोसेस, तो ये हम लोग देख चुके हैं ऊपर, यही हम लोगों ने डिस्कस किया। अब चलते हैं सेकेंड नंबर पे सॉल्ट पे, जो कि है ब्लीचिंग पाउडर। इसका यूज तो लगभग हर घर में हुआ ही होगा। You have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous solution of sodium chloride। यानी कि अभी हम लोगों ने देखा कि क्लोरीन बनता है कैसे, तो मिलता है हमको सोडियम क्लोराइड के aqueous solution में, जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किया जाता है तब। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, और इसी क्लोरीन का यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सेलेक्ट लाइम, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस यानी कि सिलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास कराने पर हमको मिलता है जो प्रोडक्ट, वो होता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है CaOCl2, यानी कि इसका दूसरा नाम आप लोग कह सकते हो, तो इसका दूसरा नाम आप लोग ये कह सकते हो कि कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको कहा जा सकता है ब्लीचिंग पाउडर को। हाउ द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसका एक्चुअल कंपोजिशन जो होता है, जो हमको इसमें नहीं दिया गया, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन हमको अभी तक जितना समझना है उतना के लिए काफ़ी है। और ये रहा इसका इक्वेशन, और मेरे ख्याल से ये भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही है। बाकी आप लोग चेक कर लेना कि बैलेंस है कि नहीं। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे, और मेरे ख्याल से अभी इसका यूज बाकी है। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज, इसका यूजेस देखने, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। यानी कि इसका नाम ही ब्लीचिंग पाउडर है, तो इसको ब्लीचिंग प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, जो कि कॉटन के ब्लीचिंग में यूज होता है, और फिर वुड पल्प यानी कि लकड़ी के पल्प को पेपर फैक्ट्रीज में ब्लीच करने के लिए, उसके कलर बनाने के लिए जनरली ये यूज किया जाता है। यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, और इसका यूज एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी होता है, क्योंकि आप लोग इसके फार्मूला में, आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो यहाँ पे आप फार्मूला में देख सकते हो कि इसका जो फार्मूला है CaOCl2, यानी कि इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, यानी कि ये अपना ऑक्सीजन दे सकता है, और जो ऑक्सीजन दे सकता है उसी को तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। तो इसका यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी होता है बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में। और लास्ट यूज दिया गया है टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और ड्रिंकिंग वाटर जो हम लोग पानी पीते हैं, अगर उसमें कोई जर्म्स है तो उसको किल करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जा सकता है। तो आते हैं अपने अगले सॉल्ट पे, जो कि है बेकिंग सोडा। द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा etc। सिर्फ पकौड़ा ही नहीं, केक बनाने में भी, ब्रेड बनाने में भी इसका काफी ज्यादा यूज होता है। समटाइम इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, और कभी कभी खाना जल्दी पकाने के लिए इसका यूज किया जाता है। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका केमिकल नेम होता है NHCO3, ये फार्मूला हो गया, और केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स, और इसका भी यूज सोडियम क्लोराइड से ही होता है। सॉरी, इसका, हाँ, इसको प्रोड्यूस करने के लिए सोडियम क्लोराइड ही यूज होता है रॉ मटेरियल के तौर पे। कैसे, वो अभी देख लेते हैं, इस इक्वेशन से ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है NaCl, यानी कि ये सोडियम क्लोराइड है, वाटर है, और ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया गैस है। और जब इन चारों को आपस में मिलाया गया, रिएक्ट करवाया गया, तो हमको मिलता है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, और NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जैसा कि हम लोग जानते हैं अमोनियम क्लोराइड क्या है, तो एक सब्लिमेट है, यानी कि सब्लिमेशन प्रोसेस में ये आराम से पार्टिसिपेट कर लेता है, यानी कि ये सब्लिमेशन
प्रोसेस करके उड़ जाता है, यानी कि वेपर बन के चला जाता है इन्वायरमेंट में, और हमको प्रोडक्ट के तौर पे बाद में से थोड़ा देर बाद एक ही चीज मिलेगा, वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। डिड यू चेक द पीएच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14? 2.14 एक्टिविटी तो हमने किया ही नहीं, तो फिर इसका पीएच कैसे पता चलेगा, वो हम लोग एक्टिविटी सीरीज में करेंगे। कैन यू कोलरेट व्हाई इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड? तो अब हम लोग सोच ही सकते हैं कि ये न्यूट्रलाइज काहे कर देता है एसिड को। इट इज़ ए माइल्ड नॉन करेसिव बेसिक साल्ट, और ये एक माइल्ड यानी कि थोड़ा सा वीक, नॉन करेसिव यानी कि बेस जो कि कॉरसिव नेचर का होता है, यानी कि कुछ को भी गलाने का ऐसा जो खासियत होता है बेस के अंदर, वैसा बेस नहीं है। माइल्ड यानी कि वीक बेस है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। अब इसको खाना बनाने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो कौन सा रिएक्शन होता है जब इसको गर्म किया जाता है, यानी कि खाना बनाने के टाइम में इसको जब डाला जाता है, तो ये यहाँ पे जो रिएक्शन दिया है यही वाला रिएक्शन होता है। 2NH CO3 यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब टूटता है, सॉरी टूटता नहीं, हाँ टूटता ही है, यहाँ पे डिकम्पोज ही हो रहा है। और क्यों टूटता है? क्योंकि गर्म करने पे, हीट करने पे ये टूटता है सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हमारे फूड को हवा दे देता है, यानी कि हवा देने का मतलब कि फुला देता है, ऊपर उठा देता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गोट वेरियस यूज इन द हाउस होल्ड। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का घर में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, और कुछ यूजेस यहाँ पे भी दिए गए हैं। यूज ऑफ बेकिंग सोडा फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में ये तो सभी को पता है, विच इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड ए माइल्ड इडिबल एसिड सच एज टार्टारिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। और देखो, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा के नाम से मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सिर्फ बेकिंग सोडा ही होता है। बेकिंग पाउडर बनता है जब किसी बेकिंग सोडा को किसी माइल्ड इडिबल यानी कि खाने योग्य एसिड, ऐसा एसिड जिसको हम खा भी ले पी भी ले तो हमको कुछ नहीं होगा, ऐसे एसिड के साथ रिएक्ट कराने पे तब जाके बेकिंग पाउडर बनता है। और जब बेकिंग पाउडर को हीट किया जाता है या फिर पानी में मिलाया जाता है, तो ये वाला रिएक्शन होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है, और कोई सोडियम का कोई सॉल्ट। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइस मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है वही क्या करता है कि ब्रेड को या फिर केक को कह सकते हो फुला देता है, स्पॉन्जी बना देता है, सॉफ्ट बना देता है। सेकेंड यूज है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। और एंटासिड इनका यूज किया जाता है ताकि एसिडिटी के प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टोमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। तो न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड को हमारे स्टोमक में और रिलीफ देता है। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर। और इसका यूज फायर एक्सटिंग्यूशर बनाने में भी किया जाता है। तो यहाँ पे ये सॉल्ट भी हुआ समाप्त। अगले सॉल्ट पे चलते हैं, जो कि है हमारा वॉशिंग सोडा। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.10H2O यानी वॉशिंग सोडा। ध्यान से देखना, यहाँ पे 10H2O है, यानी कि इसको पढ़ा जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। 10 यानी डेका और हाइड वाटर इसके साथ है तो हाइड्रेट। यू हैव सीन एबव दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा कैसे प्रोड्यूस होता है? तो यहाँ पे जो ऊपर वाला हमारा जो रिएक्शन था, थोड़ा सा मैं आप लोगों को वापस दिखा दूं। ये वाला जो हमारा रिएक्शन है यहाँ पे, ये वाला, तो इस वाले रिएक्शन में देख सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया गया तो हमको सोडियम कार्बोनेट तो मिल जाता है, लेकिन इसको वॉशिंग सोडा बनाने के लिए इसको वापस क्या किया जाता है? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। यानी कि इसका रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, यानी कि इसमें वाटर को मिलाया जाता है, जिसके साथ वाटर जैसे इसमें मिल जाता है तो ये बन जाता है Na2CO3.10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो कि वॉशिंग सोडा है। और ये हमारा एक बेसिक साल्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। वॉट डज 10H2O सिग्निफाई? यहाँ पे 10H2O जो है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? डज इट मेक Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट को ये गीला कर दे रहा है? वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट सेशन। अभी आगे वाले पार्ट में अभी हम लोग को पता चल जाएगा कि 10H2O का मतलब क्या हुआ। अभी तो वैसे ही मतलब सिर्फ कह रहा है कि हाँ ये वाटर मतलब Na2CO3 के साथ मिला हुआ है, जिससे ये कि वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट में कुछ डिफरेंस है।
Sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate are useful chemicals for many industrial process as well। और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इंडस्ट्रियल यूज भी है बहुत सारा। देखते हैं पहले वॉशिंग सोडा का ही। वैसे बेकिंग सोडा का तो हम लोगों ने, सॉरी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का तो हम लोगों ने ऊपर ही देख लिया। वॉशिंग सोडा का यूज देखने का बारी है। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। यानी सोडियम कार्बोनेट कहो या वॉशिंग सोडा कहो, तो इनका यूज होता है ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। बोरैक्स एक कंपाउंड है सोडियम का, जिसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो घर में साफ सफाई का काम भी सोडियम कार्बोनेट से किया जा सकता है। इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अगर पानी कहीं का परमानेंट हार्डनेस का मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं का पानी में कुछ मिला हुआ है, जैसे कि कोई, कह सकते कोई एसिडिक वाटर हो गया है, तो उसको, उसके हार्डनेस को, उसके खाड़ेपन को खत्म करने के लिए वॉशिंग सोडा अच्छी चीज है, इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। क्या जो सॉल्ट्स हैं, यानी कि अभी तक हम लोगों ने जो सॉल्ट्स पढ़ा है वो सब रियलिटी में ड्राई है यानी सूखे हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे 10H2O लिखाया हुआ है Na2CO3 के साथ वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। तो इसका मतलब क्या, वो मतलब पाउडर्ड फॉर्म में या फिर क्रिस्टलाइन फॉर्म में है कि लिक्विड फॉर्म में है या फिर एक्वस फॉर्म में है? तो यही चीज हमको समझ में आ जाएगा इस टॉपिक में। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीन टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है ब्लू कलर का, उसको देखने से हम लोग को लगता है कि ये ड्राई है, लेकिन रियलिटी में उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। वेन वी हीट द क्रिस्टल्स दिस वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स व्हाइट। और जब हम लोग इसको गर्म करते हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को, तो इसमें से वाटर निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, और उसके बाद में सिर्फ व्हाइट कलर का ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बन जाता है। इफ यू मॉइस्टेन द क्रिस्टल्स अगेन विथ वाटर, वापस इस क्रिस्टल को जो व्हाइट हो चुका है उसको वापस पानी के साथ थोड़ा सा भिंगाएंगे, तो यू विल फाइंड दैट द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपियर्स। और तब हम लोग देखेंगे कि ये जो ब्लू कलर है क्रिस्टल का वो वापस आ जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट। यानी कि एक फार्मूला यूनिट किसी भी साल्ट का होता है, उसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है जो उसके साथ प्रेजेंट होता है। और यही कारण है कि कोई भी अगर क्रिस्टल है कोई सॉल्ट का, तो उसका कलर, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा तभी आएगा। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के एक फार्मूला में, यानी कि कॉपर सल्फेट का फार्मूला में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि वाटर प्रेजेंट होता है। केमिकल फार्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O। और यही इसका केमिकल फार्मूला है, कॉपर सल्फेट का नहीं, कॉपर सल्फेट जो हाइड्रेटेड होता है उसका फार्मूला है। नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ 10H2O इज वेट। तो यहाँ पर जो हम लोग को पूछा गया था थोड़ा देर पहले कि सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O जो था वो गीला है, तो वो गीला नहीं है, क्योंकि ये जो 10H2O है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जिसकी वजह से ये क्रिस्टल फॉर्म में है, और इसका कलर कुछ होगा। वैसे तो मुझे इसका कलर नहीं पता है, शायद मेरे ख्याल से कलरलेस ही होगा या फिर व्हाइट कलर का होगा। वन अदर सॉल्ट विच पोजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। जिप्सम भी एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। इट हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के तौर पे। इट हैज द केमिकल फार्मूला CaSO4.2H2O। इसका केमिकल फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। इसको पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट, और टू को क्या पढ़ सकते हैं, बाईहाइड्रेट पढ़ सकते हैं क्या? हाँ पढ़ सकते हैं, बाईहाइड्रेट। लेट अस लुक इनटू द यूज ऑफ दिस सॉल्ट। और अब थोड़ा सा इसका यूज देख लेते हैं। ऑन हीट, सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ से एक नया चीज का नाम सुना आपने, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको सुनने से लगता है कि पेरिस का कोई प्लास्टर के बारे में पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी एक कह सकते हैं आप सॉल्ट ही है। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, यानी कि 373 केल्विन पे जब जिप्सम को गर्म किया जाता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और ये जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, तो इसका वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो मतलब पहले से कम जाते हैं, और ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4.5H2O। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसी को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ
Paris. The substance which doctor use as plaster for supporting fractured bones in the right position. जब किसी का हाथ पैर कुछ टूट जाता है तो उसको सही पोजीशन पे लाने के लिए डॉक्टर्स प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर ऑन एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग ए हार्ड सॉलिड मास। और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिर से वाटर मिक्स कर देते हैं तो ये वापस जिप्सम बन जाता है और जिप्सम काफी हार्ड होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे ये वापस वही वाला रिएक्शन हो रहा है जिसमें कि यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें 1.5 H2O ऐड हुआ तो ये बन गया CaSO4 और 2H2O, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस चेंज इनटू जिप्सम। कब? जब इसमें और वाटर ऐड किया गया तब। नोट दैट ओनली हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ पे हाफ H2O का यूज किया गया है क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल दिखाने के लिए CaSO4 के पास जो है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के पास जो है। हाउ कैन यू गेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल? और हम लोग हाफ वाटर मॉलिक्यूल लेकिन कैसे मतलब ले सकते हैं, पा सकते हैं? इट इज रिटेन इन दिस फॉर्म बिकॉज टू फार्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 शेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यानी कि ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो ये हाफ H2O नहीं लिखा जाएगा, यानी कि ये कह सकते हो कि 2 CaSO4.1 H2O, यानी कि मतलब 2 CaSO4 के जो मतलब मॉलिक्यूल होंगे वो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से ही अपना काम चला लेते हैं, आधा आधा ले लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज। इसका यूज टॉय बनाने में किया जाता है। मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन के मटेरियल्स बनाने में। एंड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ बनाने में। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे हमको ये कहा जा रहा है कि ये फाइंड करने के लिए कि काहे इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को, सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस कह दिया मैंने, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो इसका रीजन मैं बता दूं क्योंकि ये पहली बार मतलब ये चीज पाया गया था यहाँ पे पेरिस में। ये जिप्सम को चेंज किया गया था पहली बार प्लास्टर ऑफ पेरिस में। सॉरी यार, कंफ्यूज मैं ही हो जा रहा हूँ। मतलब जिप्सम को कन्वर्ट किया गया था कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में सबसे पहली बार पेरिस में, इसीलिए इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और क्योंकि इसका यूज प्लास्टर करने में भी किया जाता है हड्डियों को, तो इसीलिए इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हो गया, ये वाला चैप्टर भी मेरे ख्याल से अब एंड हो चुका है। तो आई होप कि आप लोगों को मैंने जितना भी पढ़ाया आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में तो आया ही होगा। और मेरी भी जबान बहुत ऐसी है कि फिसल जा रहा है बार बार, मतलब मैं कहना कुछ और चाहता हूँ और हल्का फुल्का शब्द कुछ और निकल जाता है। तो आई होप कि आप लोग इसको माइंड नहीं करेंगे और जैसा आप लोगों ने हमको अभी तक सपोर्ट किया है सपोर्ट करते आएंगे। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वैसे लाइक वीडियो को करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को करिएगा। मैं कह रहा हूँ ना मेरा जबान बार बार फिसल जा रहा है, तो इसको माफ़ कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट में अपनी समस्या लिखना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए 24/7 तो नहीं लेकिन अवेलेबल जरूर हूँ, आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई कर सकता हूँ। तो इसी के साथ अब एंड करते हैं इस वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।